हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे इसमें और उसके करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल। और जैसे ही हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे तो उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन करेंगे और करेंगे हम सॉल्व्ड एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 फिजिक्स। तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रेट वायर दी हुई है जिसका मास आपको दिया हुआ है। फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल की बात करते हैं। एक आपको एक स्ट्रेट वायर दी हुई है जिसका मास है 200 ग्राम, 200 ग्राम है भैया, ठीक है। फिर बताया हुआ है इसकी लेंथ जो कि है 1.5 मीटर, लेंथ है 1.5 मीटर, ओके। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो जो जो चीजें हैं वो आप गिवन है उनको लिख लो, 2 एम्पियर। और जिस तरह से फिगर आपको दिख रही है वो लिखा हुआ है कि इस तरह से इसको रखा हुआ हमने, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, ये इन्होंने बताया, ठीक है। देखो डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है कि आपका एक कंडक्टर है जो कि इस तरह से आपको उसमें से करंट जा रहा है ऐसे, और इसकी जो लेंथ है वो है L, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड है वो आपको बताना, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। क्या लगती है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। तो यहाँ पे चेक करते हैं थीटा कितना दिया हुआ है, इन्होंने थीटा दिया हुआ है is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field, horizontal magnetic field ये बोल रहा है, ठीक है। what is the magnitude of the straight conductor and wire, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज सोचने की है, जो थीटा है और साफ हो रहा है हमें डायग्राम से कि जो थीटा है उसका एंगल और जो लेंथ के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थीटा हो गया 90, तो यहाँ पे आपके पास मिला F इज इक्वल टू ILB मिला। बट हमें उसने मास भी दिया होगा, ठीक है। तो इस मास का कैसे यूज करेंगे, तो भाई जो मास होगा तो इस पे कुछ ना कुछ इसको फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, वो फोर्स होगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे mg इज इक्वल टू ILB। एंड आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है b। तो b वो बोल रहा है, तो b इज इक्वल टू mg बाय IL निकालना है, ठीक है। तो आपके पास b आपको पता है, ठीक है। b कितना, सॉरी b निकालना है, m कितना है, m है 200 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको 0.2 किलोग्राम भी आप लिख सकते हो सीधा, वो आपकी मर्जी है। फिर g की जितनी वैल्यू बोलेगा, अगर इन्होंने बोली है, मेंशन तो नहीं करिए, तो हम जो फिक्स है उसको लिखेंगे 9.8, ठीक है। नीचे क्या है, I इज 2 एम्पियर एंड लेंथ इज 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका किस चीज का, सॉल्व्ड एग्जांपल था ये, और ये फोर्स के ऊपर क्वेश्चन था। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या दी हुई थी आपके पास कि यहाँ पे मास दिया हुआ था, तो उस मास को हमने यूज कर लिया इसकी फोर्स में, जो कि mg बना, और इससे यहाँ से b किया, तो b मतलब mg बाई IL आपको निकालना था। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 कि किस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, क्या चीज आपसे वो पूछना चाह रहा है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या ये इस डायग्राम से इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, कि देखो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और जो सॉरी वाई नहीं जेड है यहाँ पे, ठीक है, जेड एक्सिस। और वाई जो पीछे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उसको ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ उसको, ये वाई। साथ में आपको फील्ड्स दिखाए हुए हैं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर रहा है कि जो फील्ड है वो इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, क्योंकि क्रॉस मींस
किसी चीज को क्रॉस करके जाना, क्रॉस दिख रहा है तो क्रॉस करके जा रहा है, तो मतलब ये इनवर्ट जा रहा है, और इनवर्ट कहाँ जा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से जाने की कोशिश कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। आपको क्या करना है, विच वे वुड द इलेक्ट्रॉन फोर्स बी, विच वे वुड द इलेक्ट्रॉन फोर्स बी, दो केस में आपको बताने से, एक है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा है प्रोटॉन के लिए, ठीक है। कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए हो, कि अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो मतलब नेगेटिव वाला हो, और जब ये पार्टिकल आपका प्रोटॉन हो मतलब पॉजिटिव वाला हो, ठीक है। एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, ये चीज है। अब यहां पे एक चीज सोचिए कि हमें एक चीज पता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके 90 डिग्री पे घूमता है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा लगती है, ठीक है। बट हमें बताना है यहाँ पे डायरेक्शन कि कितनी जो फोर्स है वो तो हमें पता लग जाएगी कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस बतानी है कि जब आपका एक बार में नेगेटिव और एक बार में पॉजिटिव। ध्यान दे, हमने उस दिन क्या बात करी थी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो। किससे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो। उसमें क्या था कि देखो बी जा रहा है अंदर, वी जा रहा है ऐसे, बी जा रहा है अंदर, वी जा रहा है ऐसे, तो ये एक प्लेन बन गया ना, ये एक प्लेन बन गया। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अब केस ये हुआ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। देखिए आपको हमेशा क्या करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है और छोटा एंगल कवर करना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, छोटा एंगल कवर हो गया, यहां से यहां तक छोटा एंगल कवर हुआ, कि यहां से यहां तक तो बहुत बड़ा एंगल होगा, तो यहां से यहां तक छोटा एंगल कवर हुआ, फोर्स है इधर इधर। बट ये केस कब है, ये केस कब है, जब आपका पॉजिटिव पार्टिकल होगा, मतलब अपवर्ड तब होगी जब आपका पॉजिटिव पार्टिकल होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे नेगेटिव हो तो सीधा याद रखना है उसका डाउनवर्ड, तो नीचे यहां पे आएगी डाउनवर्ड, तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। याद रखना कि V और B जो वो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा फोर्स की डायरेक्शन। वो डिसाइड करना है आपको कि पॉजिटिव है तो छोटा एंगल देखो, छोटे एंगल से एंटी क्लॉकवाइज चलो, अपवर्ड होगी, और नेगेटिव के लिए सिर्फ उस जो पॉजिटिव के लिए चेक लिया उसके लिए नीचे कर दो नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, और आप बता भी सकते हो कि कैसी डायरेक्शंस है। तो आप डायरेक्शन बोल दोगे कि एक बार में कहाँ जा रही है, नेगेटिव में जा रही है नीचे, तो आप बोल सकते हो नेगेटिव जेड एक्सिस, और एक बार में जा रही है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास दिया हुआ आपके पास 9 × 10⁻31 kg, सॉरी -31 kg, एंड चार्ज 1.6, ये सबको पता है, जो चार्ज है उसकी वैल्यू दी है 1.6 10⁻19 कूलम। अब ये विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है b इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे थीटा 90 दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कि एक तो आपसे ये पूछ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और दूसरा आपसे पूछ रहा है ये इसकी देखिए पहले तो ये आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पार्ट में, तो ये आप कैसे कर सकते हो। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, ठीक है। एक तो कौन सी फोर्स होती है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और दूसरी फोर्स कौन सी होती थी जो हमने भी पढ़ी थी, क्यू वी बी, ठीक है। क्या थी, एक फोर्स थी क्यू वी बी, और एक फोर्स हमने पढ़ी थी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो v से ये v कैंसिल हुआ तो हमें बचा mv बाय r इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तो हम यहां से
फर्स्टली अभी क्या निकालेंगे, देखिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, हमें पता होता है कि ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, ये होता है ना 2π/t, ठीक है। या फिर आप ये बोल दो कि कितने रेडियस पे अगर हम घूम रहे होंगे तो इसको हम 2πr बोलेंगे, 2πr बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ये करें कि t यहाँ पे चला गया, ये हो गया 2πr/ω, इस तरह से 2πr/ω। यहां से ध्यान से देखिए कि यहां से हमें अब क्या करना है, देखिए अगर हम यहां से r निकाल लें, ये वाला r यहां पुट हो जाएगा, ये जो t आएगा, जो भी t आएगा इसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, या एक और मेथड है सिंपल तरीके से, उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। एक और मेथड से कर लेते हैं, पहले आप यहां से एक बार r निकाल लीजिए, यहां से r निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा mv/qb आएगा। तो m इज कितना है भैया आपके पास 9 × 10⁻⁻31, v कितना है आपके पास दिया हुआ है 3 × 10⁻7 अपॉन q कितना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19, b गिवन है आपके पास 6 × 10⁻⁻4। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा भाई r की वैल्यू कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगी वैल्यू 26 सेंटीमीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। 26 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ, फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा इस तरह से करना पड़ेगा आपको। ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, ठीक है। तो ओमेगा v/r इस तरह से हो गया। अब इज इक्वल टू 2π/t, ये r इधर भेज दो तो 2πr बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 1/t है ये बन जाएगा क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो v/2πr हो गया। तो v गिवन है 2π, वैल्यू आप पता है, r आपने निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 2 मेगाहर्ट्ज। आपका आंसर आ जाएगा कितना 2 मेगाहर्ट्ज। मेगा इज 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है, 10⁻6 हर्ट्ज आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, करते हैं इसका सेकंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकालते हैं हम, के ई क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ m कितना दिया था आपको, अभी दिया था 9 × 10⁻31, 9 × 10⁻31 एंड वेलोसिटी आपको गिवन थी वो थी 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 थी। उसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना, मतलब इसको 2 टाइम्स लिख दो, 3 × 10⁻7 हो गया, ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हो इजिली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और वो आंसर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालना, वो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ से आगे आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। उन्होंने पहले बोला था कि अच्छी वाली हिंट मैं आपको दे दूंगा, जो क्वेश्चन करवाने का उसे मैं करवाऊंगा, और जिसमें लगता है कि आप लोग उसे अच्छे से कर सकते हो तो वो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेस्ड है साइक्लोट्रॉन पर, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। तो वैसे भी ये इजी था, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी से रिलेटेड है ये, उसमें भी एनर्जी पूछी हुई है, उसमें वेलोसिटी पूछी है जिसको आप निकाल सकते हो, जो अभी हमने फॉर्मूला किया था उससे, ठीक है, जिससे मैं फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसी फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। सेम टू सेम पूछा हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सिलेबस में नहीं है अब, क्योंकि साइक्लोट्रॉन नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, तब तक रब करते हैं बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देखिए क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ उसका डायग्राम खाली ड्रॉ करते हैं अभी।
ये रहा आपके पास एक एक्स एक्सिस, यहाँ पे कोई लेंथ एलिमेंट रखा हुआ है, ये लेंथ एलिमेंट है, और ये है आपके पास ये वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे डॉट दिखाया हुआ है, एक पॉइंट दिखाया हुआ है पी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 0.5 मीटर है। कितना है? 0.5 मीटर। और यहाँ पे जो ये एक्स दिया हुआ है, सॉरी ये बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू गिवन है आपको, डेल एक्स बोला है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और इस डेल एक्स की वैल्यू आपको शो की हुई है अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीजें आपको गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, तो क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो चीज गिवन है उसको लिख लो। तो गिवन है यहाँ पे आई 10 एम्पियर आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, एट ए डिस्टेंस। तो ये कुछ आर टाइप हो गया कि कितनी दूरी पर आपको निकालना है। ये एक केस बन गया किस चीज का? बायट-सावर्ट्स लॉ का, जिसमें एक छोटे से पोर्शन की वजह से हम कहीं पे फील्ड निकालते थे, और वो फील्ड कैसा होता था? फील्ड कैसा होता था? परपेंडिकुलर होता था उस प्लेन के, जिसमें हमारा डिस्टेंस होता था और लेंथ एलिमेंट होता था, ठीक है। चलिए, तो डेल एक्स जो दिया हुआ है भाई, ये जो डेल एक्स दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले इसको बनाना मीटर, तो 10-2 मीटर हो गया ये, ठीक है। 1/100 किया, 10-2 हो गया। पूछा आपसे क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो फील्ड आप कैसे निकालते हो? देखिए, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, डीबी क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10-7, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी? आई इज 10 एम्पियर। डीएल होता है एक लेंथ एलिमेंट, वो दिया हुआ हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। हाँ देखो, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है एन एलिमेंट डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई। इस आई का मतलब क्या है? इस आई का मतलब है ये एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस एंड आई जे के फॉर जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके पास दिया हुआ है, जिसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे अपनी। तो डीबी देखिए कितना है, सॉरी ये हो गया 10-7 हो गया इतना। आई हमें गिवन था डीएल देखिए जो दिया हुआ उसमें डेल एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो, डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई दिया हुआ है, उसमें आप डेल एक्स की वैल्यू पुट करो। डेल एक्स की वैल्यू 10-2 मीटर है, मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10-2, ठीक है। साइन थीटा 90 हो गया। क्यों हो गया? फील्ड का सिंबल ही दिया हुआ वहां पे कैसा है? आउटवर्ड है। मैंने पहले बोला था जिस प्लेन में लेंथ एलिमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये डॉट जो शो कर रही है, ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड है। तो मतलब इसका मतलब है जो लेंथ एलिमेंट है वो ऐसे पड़ा है और फील्ड बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? 90, थीटा 1 90 और साइन 90 कितना होता है? 1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आर इज दिस, तो ये कितना है? 0.5 इंटू 0.5। इसको फाइंड आउट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट कर ही लेते हैं। देखिए डीबी कितना हुआ? इनके लिए 10 और 10 ऊपर लगा दिया हमने, तो यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। और नीचे बन गया हमारे पास सिर्फ 25, इस तरह से बन गया। और इस 25 को इससे कट कर दिया तो बन गया 4 इंटू 10-7, और ये -9 प्लस का 1, तो ये हो गया 4 इंटू 10-8। चेक कर लेते हैं। हाँ, 4 इंटू 10-8 टेस्ला हो गया डीबी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आपसे पूछे, ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, ये रहा आपके पास वाई एक्सिस। तो मैंने क्या बोला था कि जिसमें ये लेंथ एलिमेंट पड़ा और ये डिस्टेंस पड़ा उसके परपेंडिकुलर, तो इधर कौन सा एक्सिस होगा? जेड। तो जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग जेड होगी, अलोंग जेड होगी, ठीक है। चलिए यहां से आप इजीली कर सकते हो ये क्वेश्चन को अच्छे से। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए अपने, सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास एक वायर दी हुई है, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, जी। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके पास 6 क्वेश्चन नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है? आपको एक वायर दी हुई है जो इस तरह से है,
सेमी सर्कुलर है। कैसी है? सेमी सर्कुलर, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये पूछ रहा है एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है 12 एम्पियर का, बेंट हो जाती है किसी एक सेमी सर्कुलर आर्क में जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है? ये 2 सेंटीमीटर है, हाँ 2 सेंटीमीटर है, और जिसमें से करंट जा रहा है वो 12 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। कंसीडर द मैग्नीट्यूड फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना वो सेंटर पर कंसीडर करना। तो पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको बताना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये बोला है, पता होनी चाहिए ना, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मुझे यहां से पहले ये चीज का पता लगे, मतलब इन वेक्टर फॉर्म जब हम इनसे लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ऐसी रहता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं DL क्रॉस R, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाता है क्या? R क्यूब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने की है, आप सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ आप इस चीज को नोट करो, क्या DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, DL क्रॉस R वेक्टर, क्या वो आपको यहां पे मिल रहा है? चेक करिए ध्यान से, ध्यान से चेक करिए। DL क्रॉस R वेक्टर, ध्यान से देखिए, यहां पे ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेट सेगमेंट है उसकी वजह से आपको यहां पे ये चीज बतानी है। तो एक चीज याद रखिए भाई, यहां डायग्राम में आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो DL वेक्टर है और R वेक्टर का जो क्रॉस है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ एलिमेंट है और जो R है वो पैरेलल दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं। बायसेवर्ट्स लॉ क्या कहता था कि ये रहा आपके पास ये लेंथ एलिमेंट DL, ठीक है, और ये ऐसे आपका R होता था, ऐसे, ठीक है, ये होता था क्या आपका DL और ये होता था R। यहां पे एक चीज देखनी है आपने कि मान लो आपने एक स्ट्रेट पोर्शन लिया, ये DL लिया, ठीक है, ये DL लिया आपने, तो यहां से अगर आप एक चीज को ध्यान से देखो, या स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से सोचो, सीधा सिंपल, मान लो हम यहाँ स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से सोच रहे हैं, ये एक छोटा सा स्ट्रेट सेगमेंट लिया मैंने, कहाँ बोल रहे हैं? सेंटर पे बोल रहे हैं। तो भाई स्ट्रेट सेगमेंट से लेके R भी तो इसी डायरेक्शन में और DL भी इसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल 0 और साइन 0 0, तो इसलिए DL क्रॉस R हमेशा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो गया आपका स्ट्रेट सेगमेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू B, जो इसमें स्ट्रेट सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सबको आसानी से दिख ही रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है? दूसरे में बोल रहा है इन व्हाट वे द contribution to B from semicircle differ from that of a circular loop and is what way does it resembles। ये पूछ रहा है कि सेमी सर्कल और आपका जो पूरा सर्कल बनते हैं उनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिफर होगा, कि सेमी सर्कल से कितना B है, और आपका पूरा जब सर्कल बन जाएगा, जो पूरा सर्कल हो ये इस तरह से, तो कितना B होगा, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, ये आपने खुद सोचना है एक बार, और सिंपल आपको दिया भी होगा, सिंपल आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं नहीं गिरवाऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है, आसान चीजें तो कम से कम करोगे ना। चलिए दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम इस चीज को उलट दें, ऐसे उलट दें, ऐसे उलट दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ये वाला जिसमें पूछा है कि सेमी सर्कल और सर्कल वाले में क्या फर्क आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सभी अब अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या पूछा और क्या बोला हुआ है दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टन्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे टन्स दे रखी हैं तो इसको लिखो डायरेक्ट, n इज इक्वल टू 100 टन्स, ठीक है।
रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। फर्स्टली एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, r इज द रेडियस, बट यहाँ पे वो टर्न्स दे रहा है तो यहाँ पे टर्न्स आ जाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r दे रहा है, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मीटर बनाते हैं, तो मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 - 1 मीटर बन गया, ठीक है। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 - 1 मीटर आ जाएगा। उसके बाद म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 - 7 होती है। एन आपको दिया हुआ है 100, आई आपको दिया हुआ 1, 2 इंटू 10 - 1, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है, और ये हो जाएगा इससे कट, तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू 22/7 और ये हो गया 3 इसके साथ ऐड हो रहा है तो 10 - 4 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करिएगा और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला के अंदर आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन्होंने यहां तक लिखा है 2 पाई इंटू 10 - 4, यहां तक भी लिख सकते हो या फिर आप सीधा कर सकते हो 6.28 इंटू 10 - 4 टेस्ला, 6.28 इंटू 10 - 4 टेस्ला। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये चीज याद करनी थी कि सेंटर पे क्या होता है, कहीं कहीं सेंटर वाला करना है। बाइट सेवर्ट्स की एक एप्लीकेशन हमने की थी जिसमें क्या था कि एक सर्कुलर कॉइल थी, करंट कैरिंग कॉइल, उसके एक्सिस पे हमने फील्ड निकाला था। अगर हम सेंटर पे निकालना चाहते हैं तो जो एक्सिस का डिस्टेंस है उसको कम कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल वहीं पे निकाल लो, तो आपका आंसर आ जाएगा किसके लिए, सेंटर के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.8, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं, और ये है आपका क्वेश्चन एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है, एसीएल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसके अंदर एक आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दी हुई है, इस तरह से दी हुई है एक वायर, इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे एक इस तरह से इसका ये पॉइंट बना रहे हैं जो कि इसके सामने का ऐसे देखने का है, ठीक है। और एक बार हम सरफेस को यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं और एक बार हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, 2 केस हम करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जब आपका रेडियस एक बार यहाँ पे हो और एक बार रेडियस जब आपका यहाँ पर हो, ठीक है। मान लीजिए अभी के लिए जो रेडियस है वो है a, अभी के लिए जो रेडियस इन्होंने बोला वो है a, तो एक बार रेडियस r1 मान लेते हैं और एक बार r2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं r1 r2, या बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये 2 माना है, इसको r1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें से करंट जा रहा है I, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन। कब निकालना है कि जब आपका रेडियस बड़ा हो a से और जब आपका रेडियस छोटा हो a से, मतलब कि जब आपका बड़ा वाला रेडियस हो, जब आपका छोटे वाला रेडियस हो। तो देखो B क्या कहता है, सॉरी ACL क्या कहता है, हम केस कर रहे हैं कि जब रेडियस बड़ा है a से, मतलब हम इसकी बात को कंसीडर कर रहे हैं, इस बात को, ठीक है, कि हमने जब रेडियस लिया और वो बड़ा है किससे, a से, तो हम ACL के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि B.dl क्या होता है, B.dl म्यू नॉट I एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। तो एक बात देखो भाई, B.dl को ओपन करेंगे तो B.dl cos बनेगा, और cos यहाँ पे कितना हो जाएगा, फील्ड जा रहा है उसके अंदर से, सॉरी करंट जा रहा है उसके अंदर से जा रहा है, तो चारों ओर क्या बना रहा है, फील्ड बना रहा है, ठीक है। हम लेंथ का ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं ना, देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे dl कितना हो जाएगा, B.dl cos थीटा, एंड cos थीटा का थीटा जो है वो 0, तो इसलिए ये बनेगा सिंपली B.dl इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से ऐसे, यहाँ पे आओ म्यू नॉट, और ये I एनक्लोज्ड है। I एनक्लोज कितना है, ये सर्कल कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, जितने इसमें से पूरे में से जा रहा है वो बोला इन्होंने I, तो I एनक्लोज बन गया हमारे पास I। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई r, ऐसे है 2 पाई r, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट I अपॉन
2 पाई आर आ गई। ये हुआ हमारे पास b का फॉर्मूला। तो मतलब यहां से हमें पता लगा कि b जो है 1/r है। ठीक है, b जो है 1/r है। ये अच्छी तरह से हमें क्लियर हो गया। फंसते हैं बच्चे इसके सेकंड पार्ट में। वो पूछ रहा है जिसमें कि रेडियस अगर छोटा हो जाए a से b, एक बार में रेडियस a से बड़ा था, इससे बड़ा था, और एक बार में a से छोटा हो जाए तो क्या होगा। चलिए करते हैं उस केस को। देखिए, जब हमारे पास रेडियस a से छोटा हो गया, जब हमारे पास रेडियस a से छोटा हो गया, मतलब ऐसे हो गया, तो एक चीज सोचने की है, ये कितना एरिया कवर करेगा कि जो टोटल था, जो टोटल है उसका इतना ही पोर्शन कवर करेगा, बस इतना इतना। ठीक है, इतना ही पोर्शन कवर करेगा सामने से। ठीक है, तो इसमें से जितना करंट जा रहा होगा उतना ही एनक्लोज माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ACL इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। I एनक्लोज लिखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें I एनक्लोज फाइंड आउट करना है। ये चीज तो वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, ये तो सिंपल आएगा B, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे DL की, और यहाँ पे आएगा म्यू नॉट IE जो है वो मेन फैक्टर है। क्यों है, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे थे, पूरी एक वायर है जो कि इतनी है, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि इतने पोर्शन में से कितना करंट जा रहा है, क्योंकि वही करंट हमें काउंट करना होता है। आई एनक्लोज तो वही होता है ना। ठीक है, तो आई एनक्लोज आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए, एक चीज सोचने की है कि जो आई करंट था वो जा रहा था कितने में से, 2 पाई आर में से। 2 पाई आर में से कितना करंट जा रहा था, आई करंट जा रहा था। तो 1 एम्पियर करंट कितना जा रहा होगा, 2 पाई आर बाई आई जा रहा होगा, या आई एनक्लोज कितना जा रहा होगा, 2 पाई आर बाई आई, और साथ में यहाँ पे आई ई हो गया। साथ में यहाँ पे क्या हो गया, आई ई हो गया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इस चीज को। या तो इस तरह से कर लो, या फिर हमें ऐसे कर लेते हैं, छोड़ो, बुक के हिसाब से कर लेते हैं, थोड़ा वो सही रहेगा। देखिए, अभी हमने एक स्टार्टिंग में बोला कि आई करंट जा रहा है, तो आई करंट कितने एरिया में से जा रहा है, आई करंट कितने एरिया में से जा रहा है। जो आई करंट है वो जा रहा है पाई ए स्क्वायर एरिया में से। इतनी ही बात बोली हमने। ठीक है, तो मतलब एक एरिया में से कितना जाएगा, पाई बाई ए स्क्वायर में से जाएगा। और अब जो एरिया हमें चाहिए वो कितना है, वो इतना है सिर्फ, मतलब वो है पाई। अब हमें जो एरिया चाहिए वो कितना है, पाई आर का स्क्वायर। आर है ना अब तो हो जाएगा कितना, आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया तो आपके पास बचा आई पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि है हमारा करंट एनक्लोज। इतना करंट एनक्लोज मिला है हमें। ठीक है, तो इतना ही करंट क्या हमें एनक्लोज मिला। ये आई भी लिख दो यहाँ पे, पाई से तो पाई कट ही रहा है तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो सारा काम खत्म ही हो गया। तो लिखो इसको b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इसकी जो भी होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर, फिर म्यू नॉट इंटू आई, आई इज आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से b निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और साथ में आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आर से कट गया, यहाँ पे सिंपल रह गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि b जो है वो डायरेक्टली आर के है। तो एक में इनवर्सली मिला, एक में डायरेक्टली मिला, एक में इनवर्सली मिला, एक में डायरेक्टली मिला, तो आप ग्राफ बना सकते हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, कि b जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रखे तो ग्राफ ऐसे, और एक में है इनवर्सली तो वो ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या ये था क्वेश्चन और क्या हमने कर ही लिया इसको अच्छे से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9th पर, जिसमें सोलिनॉइड दिया हो आपको, जिसमें आपको एक सोलिनॉइड दिया है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर। एक सोलिनॉइड दिया हो आपको, देखिए आपको दिया हुआ एक सोलिनॉइड जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, मतलब पहले से मीटर में दी है, और एक रेडियस है इसका 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर बना लेते हैं पहले से ही, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10-2 मीटर बन जाएगा। ठीक है, इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। जो टन्स है वो दे दिए कितनी, n
500। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और फर्स्टली उन्होंने पहले दे भी दिया करंट, और वो करंट दिया आपको 5 एम्पियर। आपसे बी पूछ रहे हैं, बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। एन कैसे निकालते हैं, कैपिटल एन बाई लेंथ से निकालते हैं। कैपिटल एन इज 500, लेंथ इज 0.5, ऊपर लग गया 10, तो मतलब यहां से इस 5 से कट करोगे तो मतलब आपके पास कितने आ गई, 1000 टन्स पर यूनिट लेंथ आ गई। ठीक है, 1000 टन्स पर यूनिट लेंथ आ गई। अब आपके पास सब कुछ है, बी निकालना है आपको, आपको सब कुछ पता है। म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10-7, एन की वैल्यू है 1000 और आई की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये बना 20 पाई और 10-4। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर इन टेस्ला, आंसर इन टेस्ला। और आपके पास आएगा भैया 6.28 इंटू 10-3 टेस्ला। वो आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, तरीका आपको पता होना चाहिए था, वो बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज पूछी है वो करते हैं। देखिए, तो आपके पास दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3.0 इंटू 10-5 टेस्ला। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के वो दिए हुए हैं 3 इंटू 10-5 टेस्ला, ये दिया हुआ। और जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ दी हुई है, जियोग्राफिक। ठीक है, समझे इस चीज को, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ का जैसे कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो ऐसे दिया हुआ है जियोग्राफिक से। ठीक है, साउथ से नॉर्थ आपको जाना है। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक कंडक्टर है जो करंट रखता है 1 एम्पियर का। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब आपको फोर्स निकालनी है, पर यूनिट लेंथ निकालनी है, कितनी आएगी। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालनी है, ये चीज हमने पहले भी कई बार करी है। ठीक है, देखिए एफ क्या होता था, एफ आई एल बी साइन थीटा होता था, आई एल बी साइन थीटा होता था। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो ये बन जाएगा आई बी साइन थीटा। ठीक है, और कुछ तो नहीं गिवन यहाँ पे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3.0 टेस्ला। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ पर ए वेरी लॉन्ग कंडक्टर इज प्लेस इन द फील्ड। देखिए, अब इन्होंने पहला केस बोला व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, पहला पोर्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अगर फ्लो कर रहा हो तो आप देखो फील्ड में और करंट में कितना एंगल आ गया, फील्ड में और करंट में कितना एंगल आ गया, या जो वो एलिमेंट है उसमें की लेंथ में और इसमें कितना एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 90, तो यहाँ पे साइन 90 हो गया ऐसे। ठीक है, तो फोर्स आप इजिली निकाल लोगे यहाँ से, फोर्स आप इजिली निकाल लोगे, फोर्स बाय लेंथ तो निकाल ही लोगे यहाँ से, तो क्या होगी, आई इज 1 एंड बी इज 3, 10-5 टेस्ला, तो आंसर आ ही जाएगा टेस्ला में। ठीक है, 3 इंटू 10-5 टेस्ला नहीं आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं, ये ऊपर है न्यूटन और नीचे है लेंथ, तो मीटर, ऐसे है 3 इंटू 10-5 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन जो दिया हुआ सिर्फ उसको बनाया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कि साउथ से नॉर्थ में ही जा रहा फिर, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट है उनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो हो रहा है, सामने दिख ही रहा है। तो अगर साइन जीरो हो गया तो ये पोर्शन सारा जीरो हो गया, तो फोर्स बाय लेंथ सेकंड पार्ट में पूरे में क्या हो गया, जीरो हो गया, पूरे में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे करवा दिया गया है, इसको आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है 1.2 जी, करते हैं।
इसके ऊपर एक हिंट देके चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है? ए 100 टन्स क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल, 100 टन्स दे रखे हैं, तो एन की वैल्यू दे दी है 100 टन्स। क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बनाएंगे तो 10/100 तो कितना आ गया 1/10 मतलब 10-1 मीटर। ठीक है। कैरीज ए करंट, करंट दिया आपके पास 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये आपको बताना है। ठीक है। तो फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल, एक कॉइल है उसके सेंटर पे बताना, बता सकते हो। पहला पार्ट इजी है क्या, μ0 Ni/2r, सारी चीजें गिवन है, करा था अभी थोड़ी देर पहले, सारी चीजें गिवन है। μ0 की वैल्यू पता है 4/10-7, n दिया हुआ, i दिया हुआ, 2 दिया हुआ, r दिया हुआ, रेडियस 10-1। ठीक है। चलिए, तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने कई बार पढ़ा और उसको हम कैसे करते थे, NIA से करते थे। तो यहाँ पे भी n आपके पास है, I आपके पास है, रेडियस दिया तो आप एरिया निकाल सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो, तो इजिली कर सकते हो इस चीज को। ठीक है। तो आंसर आएगा 10 एरिया, सॉरी 10 एम्पियर, क्योंकि करंट है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो n दिया आपके पास कितना 100, I दिया हुआ कितना 3.2, एरिया, एरिया इज पाई, जो भी रेडियस उसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। टॉर्क आपको बतानी है। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, एम बी साइन थीटा होता है। एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, जो आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे। बी आपको गिवन है, और स्टार्टिंग में वो आपसे इनिशियल बोल रहा है। इनिशियल मतलब पता ही नहीं कि कौन सी पोजीशन होगी, तो इनिशियली हम क्या मान लेते हैं 0, और फाइनल उसको कर लेते हैं क्या 90 डिग्री पर। ठीक है। इनिशियल मान लेंगे क्या 0 डिग्री, और फाइनल पोजीशन इसकी मान लेंगे क्या 90 डिग्री। तो कर सकते हो आप इजीली इस चीज को। ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन मीटर। जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। ध्यान दें कि इसमें सबसे पहले आपको टन्स दी हुई थी, फिर उसके बाद रेडियस, फिर करंट, यहाँ से पहले सेंटीमीटर को मीटर बना लिया, उसके बाद पहले सेंटर पे निकाला, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा है वो, और फिर टॉर्क। टॉर्क को वो 2 पोजीशन पे चेक करना चाह रहा है, मतलब इन एक्चुअल वो फाइनल की ही बात कर रहा है, बट इनिशियली वो 0 पे बात कर रहा है। ठीक है। इनिशियली वो 0 पे बात कर रहा है, और जब 0 होगा इनिशियल तो उसका मतलब हमारा फाइनल उसने दिया हुआ फिर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आएगा, तो साइन 0 जहां होगा वो पोर्शन सारा 0, बचा कौन सिर्फ 90 वाला, तो इसलिए आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो एम बी साइन थीटा, उसमें साइन 91 हो जाएगा, सिर्फ m और b को मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आ जाएगा आपका 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है। फिर भी एक बार उसकी हिंट दे देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से आपको ये करना है। ठीक है। चलिए, इजिली आप कर भी सकते हो इसको, लेकिन फिर भी एक बार इसकी हिंट दे देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच ए मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस तरह से मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें रखा हुआ है एक सर्कुलर लूप जो कि करंट कैरी करता है। क्या ये टर्न कर सकता है अपने आप को, ये बताना आपने। भाई टर्न करने के लिए कुछ ना कुछ तो टॉर्क चाहिएगी, तो ये टर्न नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको क्या चाहिएगी, टॉर्क चाहिएगी। ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हो। दूसरी बात, a current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is its orientation of stable equilibrium? What is its
position या orientation of stable equilibrium. Show that in this orientation the flux of the total magnetic field plus field produced by the loop is maximum. देखो आपको स्टेबल पोजीशन के लिए क्या करना होता था कि टॉर्क क्या होता था, एम बी साइन थीटा होता था. तो अब यहां से अगर हम थीटा 0 लिखें तो टॉर्क हो जाती थी 0. थीटा 90 लिखें तो टॉर्क हो जाती थी कितनी हो जाती थी भाई, एम बी हो जाती थी मैक्सिमम. ठीक है, ये टॉर्क मैक्सिमम. तो मैक्सिमम जहां पे होगा वो अनस्टेबल, जहां पे टॉर्क मिनिमम होगी वो स्टेबल. तो क्लियर हो गया यहां से. ठीक है, चलिए तो यहां से आप इस तरह से क्लियर कट कर सकते हो. और फिर लास्ट में उन्होंने पूछा है कि शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम. मैक्सिमम पूछा आपसे. तो इसमें क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप इज इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल फील्ड. कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसी के डायरेक्शन में लूप भी प्रोड्यूस करेगा. तो जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा भाई साहब. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट हमने कर लिया. थर्ड जो है वो देखिए यहां पे दिया हुआ है, a loop of irregular shape carrying current is located in external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to a circular shape? Why does it change circular shape? देखो irregular shape है, कुछ भी शेप है इस तरह से. ठीक है, तो इसको अगर सर्कुलर शेप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स कैरी करेगा, ज्यादा फ्लक्स कैरी करेगा. ये रीजन भी आप देख सकते हो. ठीक है, क्योंकि रेगुलर शेप में जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम फ्लक्स कैरी करे, बट सर्कुलर शेप में वो मैक्सिमम फ्लक्स कैरी करेगा. तो इसलिए आप उसको चेंज करना पड़ता है किसमें, सर्कुलर शेप में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 13th की तरफ, जो कि हमारे सोल्ड एग्जांपल का लास्ट न्यूमेरिकल है और लास्ट क्वेश्चन है सोल्ड एग्जांपल में, चैप्टर नंबर 4 में. ठीक है, और मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैक्सिमम मैं यही सोचता हूं कि आपको समझा दूं और उसके बाद आप खुद कर सको, हिंट ले सको. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है. देखिए सर्किट इस तरह से दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं. सर्किट दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक रजिस्टर जो कि एक्सटर्नल रजिस्टर है 3 ओम का, और यहाँ पे एक बैटरी सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का, और यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है ऐसे. ठीक है, ऐसे रख दीजिए. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें और गिवन है उसकी भी चीजें चेक कर लेते हैं. अभी डायग्राम हमने बना लिया है. देखिए द करंट इज टू बी मेजर्ड. इस सर्किट में आपको करंट मेजर करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन, ए पार्ट बोल रहा है क्या, शोन ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस आरजी 60.00 ओम. कि अगर हमें करंट मेजर करना हो तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ये पूछ रहा है इज ए गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस आरजी. ये जो एमीटर है अगर ये गैल्वेनोमीटर होता, यहाँ पे एक ये गैल्वेनोमीटर होता, उसका रेजिस्टेंस ये लिखा हुआ है, तो आपको करंट बताना. तो करंट कैसे निकलता है, V बाय आर से. तो V फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं ये. ठीक है, जिसको ए बोल रहे हैं हम, ए पार्ट है ये. तो V इज 3 एंड R इज कितना, ये और ये लाइन में लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा 63. कितना होगा 63. चेक कर लेते हैं. तो पहले का आपके पास आएगा 3/63, जिसको ये डिवाइड करके लिख रहे हैं 0.048 एम्पियर, 0.048 एम्पियर लिख रहे हैं. दूसरे पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं, बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम. दूसरे में बोल रहे हैं कि कन्वर्टेड टू एमीटर, कन्वर्टेड टू एमीटर, कि अब इसको हमने इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय शंटिंग. शंटिंग होता है इसके पैरेलल में. एक कितने ओम का लगाना है, 0.02 ओम का लगाना है. तो देखो इसको और इसको पहले सोल्व कर लो क्योंकि ये पैरेलल में है. ये है 60, ये है 0.02. तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं. निकलेगा कैसे, यहां लिखते हैं 60 इंटू 0.02 अपॉन 60.02 ऐसे निकलेगा. ठीक है, ये सिर्फ इसका रेजिस्टेंस आया. प्लस में ये है तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया. प्लस में ये है तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया क्योंकि सीरीज में था. तो आंसर है आपके पास, पहले देखो इसको अगर आप सोल्व करते हो
इस चीज को अगर आप सोल्व करते हो तो ये तो हूबहू कितना ही आएगा, ये इन्होंने दिया हुआ है नियर अबाउट 0.02 ही आएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, ये पैरेलल में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे सोल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, हो गया। तो ये 0.02 आएगा लगभग। अब ये जो 0.02 है ये इसके साथ सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया 3.02 आ गया। अब फिर से करंट निकाल लो, अब फिर से करंट निकाल लो, करंट कैसे होगा 3/this, तो 3.02 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्या भाई सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए वो आइडियल एमीटर के बारे में बात कर रहा है। तो आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर कौन सा होता है, आइडियल एमीटर का मतलब होता है विद जीरो रेजिस्टेंस, कि उसका अपना कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये जो एमीटर हमने बनाया है यहाँ पे इतना पोर्शन, इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हमने लेंगे, मतलब ये बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस होगा। तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस प्ले करेगा, ये करेगा। तो इसलिए करंट आएगा कितना 3/3, तो ये आ गया कितना 1 एम्पियर। तो दैट्स इट, ये आपके थे क्वेश्चन जो हमने किए, सॉल्व एग्जांपल थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर सीरीज को चलाते रहिए, चलाते रहते हैं। इन एक्चुअल क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई की वीडियो देख के मतलब देखते ही नहीं है। मैंने क्या किया, एक न्यूज की वीडियो डाली, वो पूरी चली, उस पर 3-4 हजार व्यू आ गए। मैंने एक पढ़ाई की वीडियो डाली, उसको नहीं देखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है, कर लेंगे बाद में कर लेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए। तो अगर आप मोटिवेशन दोगे, वो कैसे दे सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल पर अगर आप नहीं आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। कई बार क्या होता है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक होते हैं वहां से वो डाउनलोड नहीं होते, तो उसकी कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है इजीली। और कोई भी क्वेरी आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मैसेज कर देना, जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।